नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक साहब स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के मौलिक विनायक में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जी और डीएससी के लिए जनरल इलेक्टिव और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स केमिस्ट्री के लिए क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लाने का कारण ये है क्योंकि ये जो यूनिट है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं और फिर पी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स हैं, बोरॉन की फैमिली, कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली, फिर ऑक्सीजन की फैमिली, फिर हैलोजेंस हैं, फिर जीरो ग्रुप है, जीरो गैसेस हैं या नोबल गैसेस हैं। तो सारे ग्रुप को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा यूनिट है क्योंकि एक ग्रुप अपने आप में एक चैप्टर के बराबर है, एक यूनिट के बराबर है। इसलिए मैं इसमें क्या क्या चीजें को आप पढ़ें कि आपके लिए आसान हो जाए और कैसे पढ़ें ग्रुप्स को, क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो है थोड़ा सा बोरिंग लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं मेन ग्रुप एलिमेंट्स को, बहुत आसानी से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्विक रिवीजन सीरीज का। आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये जाकर जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। चलिए चालू करते हैं वीडियो। हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद करने का तरीका होता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्या हो जाता है हलीना के रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन हट गया क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, नहीं आता है वो। तो ये किस में आ जाएगा, देखो लीना के रब से फरियाद। तो ये याद हो गया आपका। अब ये याद हो गया है, अब अपने को क्या करना है, इसके एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो एटॉमिक नंबर याद करने का आसान तरीका मैं सिखाता हूं। यहां हाइड्रोजन लिख लो, ये 1 है। क्या करना, 2 बढ़ाना, फिर 2 बार 8 8 बढ़ाना, 2 बार 18 18 बढ़ाना और 1 बार बढ़ाना 32। क्या करना है, सिर्फ एक को याद रखना। किसको याद रखना है, सिर्फ एक को याद रखना है। उसके बाद 1 बार 2 बढ़ाना, कितना आ जाएगा 3। फिर 1 बार 8 बढ़ाना, कितना आ जाएगा 11। फिर 1 बार 8 बढ़ाना आ जाएगा 19। उसके बाद बढ़ाना 18 18 तो 37। फिर 18 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 55 55। फिर 32। तो आपको क्या याद रखना है, 2, उसके बाद 2 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 बढ़ाना है। तो हमको पूरा एटॉमिक नंबर इधर का मिल जाएगा। इधर का एटॉमिक नंबर मिलेगा तो आप इधर आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो सारे एटॉमिक नंबर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल को याद करने, कैसे याद करें, ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ हूं, लर्न पीरियोडिक टेबल विद अमेजिंग ट्रिक्स। तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें आपको और क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है इंडिकेटिंग नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को लिखते हुए एटॉमिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, ये पूरा ऑथेंटिक है और बेस्ट मेथड है लिखने का। तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, इससे टाइम भी बचेगा और परफेक्शन भी आएगा, गलतियां नहीं होंगी। चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम 2 हो गया, बच गया ये 2s1, ये देखो। फिर ये एटॉमिक नंबर 11 है, ये नियॉन हो गया 10, 3s1। फिर ये हो गया 19, आर्गन 18 हो गया, 4s1। ये हो गया रुबिडियम, है ना, जो क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा और एक ये 37 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 54 और ये 55 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 86 रेडॉन और ये हो जाएगा 87। आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या अटेन कर लेंगे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर लेंगे। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर लेंगे, दैट मींस ये स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बाहर निकाल के यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं, दैट मींस यूनिपॉजिटिव कैटायंस ये बनाते हैं भाई। तो ये इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये ऑलवेज +1 होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या करेंगे, यूनिपॉजिटिव आयंस बनाएंगे। और ये इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को भी शो करता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। हिंदी में इसी को बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय मतलब जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और धन आयन बना ले। यही तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। मेटल का भी यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। धातुएं क्या होती है? धातुएं ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आयन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। चलिए, अब इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्षारीय धातुएं क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो है प्रबल क्षारीय होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल्स बोला जाता है, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं हम लोग ऑकरेंस पे। तो ये जो सोडियम पोटेशियम है ये एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हिंदी में बोले तो। और लिथियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनका जो एबंडेंस है वो क्या होता है? लो होता है, ये थोड़ा कम मात्रा में मिलते हैं। और फ्रेंसियम, फ्रेंसियम क्या है? रेयर है। रेयर मतलब दुर्लभ है। और ये क्या है जी? रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। तो साइज, तो किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। इन सारी चीजों को मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में दे दिया है, आप वहां से एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यही बताऊं तो क्या हो जाएगा? जब भी कभी हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, आकार उसका बढ़ते जाता है, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ते जाता है, कोशों की संख्या बढ़ते जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या है? सॉफ्ट मेटल्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि हमको आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। तो साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? टफ होगा हमारे लिए, कठिन होगा छोटे साइज वाले एटम से। तो किसी ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण, वो कम होने लगता है। इसलिए आसान बाहर की कोश से आसानी से निकल जाता है। तो आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? कम होने लगती है। ये याद रखेंगे आप लोग, ऐसे लिखना है। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बताया कि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? तो हम देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। कलर ऑफ फ्लेम, जो कलर ऑफ फ्लेम मतलब ज्वाला का रंग बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे आपको लिथियम है, तो कोई कंपाउंड में अगर लिथियम है तो उसको ग्लास रॉड में थोड़ा सा लेके अगर आप बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रिम्सन रेड कलर उसमें दिखेगा। क्या दिखेगा? क्रिम्सन रेड कलर दिखेगा। सोडियम येलो कलर। नमक घोल लो पानी में या नमक को ग्लास रॉड में ले लो और ऐसे गैस के फ्लेम में ले जाओ, पीला पीला जलेगा, मतलब वो किसका फ्लेम है? वो सोडियम का है। ऐसे ही पोटेशियम क्या क्या होता है? वायलेट कलर देता है। रुबिडियम रेड वायलेट, लाल बैगनी, ठीक है। और सीजियम देता है ब्लू कलर। फ्लेम में कौन सा कलर देता है? ये ब्लू कलर, ठीक। तो ये इनके ज्वाला का रंग, कलर ऑफ द फ्लेम हो गया। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन विद एयर, वायु के साथ अभिक्रिया, हिंदी में बोले तो, या हवा के साथ अभिक्रिया। तो मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड। फर्दर वो रिएक्ट करेगा, क्या बना देता है? ये परऑक्साइड बना देता है। मेटल ऑक्साइड अगर H2O या फिर मॉइस्चर, जहां पर H2O कंटेन रहता है,
तो उससे रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। और हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो हमको मिलेगा कार्बोनेट। क्या मिलेगा, ये कार्बोनेट है। ठीक है, ये कार्बोनेट है। अब देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर एंड एल्कोहल। तो हमको पता है वाटर और एल्कोहल से विग्रस रिएक्शन करता है, बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसलिए जब भी कभी हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो फट से फूटता है। तो वो किस लिए आता है, ये आवाज हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है, विग्रस रिएक्शन ये होता है। देखेंगे तो यहाँ पर 2N ये मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऐसे ही ये मेटल एल्कोहल के साथ सेम रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर क्या बनाता है, ये मेटल एल्कोक्साइड बनाता है। एल्कोहल क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है। यहाँ जो मेटल है वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि ये एल्कोहल के साथ एल्कोक्साइड बनाते हैं, और ये एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनको हम लोग कई रिएक्शन में एज अ बेस, मतलब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए इन बेसिस को हम लोग यूज करते हैं। जो मेटल एल्कोक्साइड है उनको एज अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। तो ये कॉमन दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया रिएक्शन विद एयर एंड वाटर एंड एल्कोहल। एकदम सिंपल है, ऐसे ही करेंगे। इसको केमिकल रिएक्शन को पहले लिख लेंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्शन 2 लाइन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। ये मेथड आप लोग फॉलो करेंगे जी। चलिए आते हैं रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। हमेशा याद रखना एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमेशा चार्ज क्या होता है, +1। उस हिसाब से आप लोग वैलेंसी को मैनेज कर लेना। जैसे कि हाइड्राइड में क्या होता है, ये होता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड बनेगा तो NH हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्साइड में जो चार्ज होता है वो 2- होता है। तो अपन क्लास 9 10th में क्या सीखते थे, इसके ऊपर जो चार्ज है उसको यहाँ लिख दो, इसके ऊपर जो चार्ज है उसको यहाँ लिख दो, साइन के बगैर। अब इसको इधर ले जाओ, अब इसको इधर ले जाओ, तो ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, M2O। ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं स्कूल में, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद अमोनिया। क्लास 11 में हम लोग पढ़ते थे इसको। तो ये क्या करता है, जब हम लोग एल्कली मेटल है ना, क्षारीय धातुओं का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं या अमोनिया के साथ उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, मेटल अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट होता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट होता है। और एल्कली मेटल का क्षारीय धातुओं जो है वो अमोनिया के साथ क्या बनाता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, गहरे नीले रंग का विलयन बनाता है। और इसका जो गहरा नीला रंग है, डीप ब्लू कलर है, इट इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। किस कारण से होता है वो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनका डीप ब्लू कलर होता है। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका रंग गहरा नीला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है। अब इसका उपयोग क्या है, इस सॉल्यूशन का उपयोग क्या है भाई, तो हम लोग रिडक्शन के लिए, मेटल बेस्ड रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इस सॉल्यूशन को। आगे चल के कभी बीट्स रिडक्शन वगैरह या बर्च रिडक्शन, बीट्स रिडक्शन बोलते हैं, उस रिडक्शन में ये यूज में आता है। हायर क्लासेस में आप लोग जाके पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया का एल्कली मेटल के साथ सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर देता है, गहरा नीला रंग देता है। किसके कारण देता है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण इनका रंग गहरा नीला होता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे। तो ऑक्साइड्स का नेचर जो है, ऊपर से नीचे जाने पर, ये ऊपर का ऑक्साइड है, ये नीचे का ऑक्साइड है, ठीक है। ये वीक बेस है। ये क्या है, ये वीक बेसिक नेचर का होता है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो ऑक्साइड की जो बेसिसिटी है वो बढ़ते जाती है, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड की भी बेसिसिटी बढ़ते जाती है। जैसे कि देखते हैं, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सीजियम हाइड्रोक्साइड।
सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये जो है वीक बेस होगा, ये क्या होगा, ये वीक बेस है, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेसिसिटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये चीज भी आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में हम लोग देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये लिथियम टू लिथियम प्लस, ये एक्वस रहेगा, सब जगह वही है ना, एक्वस कंडीशन में है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा किसी एलिमेंट का, वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना अच्छा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का है। उसके बाद क्या होने लगा है, फिर इधर बढ़ने लगा है। दैट मींस रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा लिथियम का है ना, फिर क्या है, सीजियम का है, फिर रुबिडियम का है, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ये लिथियम एबनॉर्मल क्यों है, तो लिथियम का एबनॉर्मल रिड्यूसिंग पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि लिथियम आयन का जो साइज है बहुत छोटा है, इस कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को बहुत आसानी से क्या करता है, पोलराइज करता है और हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है, और एबनॉर्मली इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। जबकि हम रिड्यूसिंग पावर में क्या देखते हैं, अपचायक जो गुण है उसमें क्या देखते हैं, जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपचायक होगा। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल है कि सीजियम सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड सोडियम से लेके आपको सीजियम तक फॉलो करते दिखता है, लेकिन लिथियम ये ट्रेंड में नहीं आता क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर होता है। ठीक, इसलिए लिथियम का जो रिड्यूसिंग पावर है वो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आप लोग देखेंगे तो लिथियम जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए ये चीज लिख लेंगे, और इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के। चलिए अगला और लास्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने बताया हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज तो सब में सेम है, तो चार्ज का फैक्टर यहां नहीं आएगा। तो साइज जितना छोटा होगा उतना ही क्या करेगा, वो वाटर को या सॉल्वेंट को क्या करेगा, वो पोलराइज करेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये ऐसा है ना, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहां पर मेटल आयन की तरफ, ये मेटल आयन की तरफ क्या करेगा, ये डाइपोल बना के अप्रोच करेंगे। तो आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसकी पोलराइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उतना ही वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, पोलराइज करेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बोल रहा है क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विथ मैग्नीशियम। ये दो क्वेश्चन जरूर पढ़ना आप लोग, दो क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना। एक तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम का असामान्य या असामान्य व्यवहार, और आप लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, विकर्ण संबंध बोलते हैं हिंदी में, क्या, बेरिलियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से क्या करता है, अपना बिहेवियर नॉर्मल रखता है। इसका कुछ सभी एबनॉर्मल बिहेवियर का कुछ फिक्स कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है इनका साइज छोटा होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और इनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल इसमें नहीं रहता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तीन मेन रीजन आप लोगों को बताया मैं, क्या, साइज छोटा होता है, स्मॉलर साइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीसरा है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षक की अनुपस्थिति, और चौथा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इन चार कारणों के कारण
इन 4 कारणों के कारण जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से क्या शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, असामान्य व्यवहार शो करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। सभी एबनॉर्मल बिहेवियर में ये जो कारण मैंने बताया 4-5 पॉइंट उसको चिपका सकते हैं आप। स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एस ब्लॉक सेकंड का क्विक रिवीजन। तो इसमें एक और चीज आता है, कुछ और दिया है बुक में, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। तो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाएगा, कम होते जाता है, क्योंकि साइज एटम का बढ़ते जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एस ब्लॉक 2, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए मैं क्विक रिवीजन का सीरीज आप लोगों के लिए लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।